देश में पहले से ही कोरोना की जो महामारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में आंकड़े भी अब कम हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चिंता की बात, अब ब्लैक फंगस पूरे देश की जनता के लिए बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम राज्यों से ये अनुरोध किया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि इस ब्लैक फंगस को लेकर जरूरी कदम भी राज्य सरकारें उठाएं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि ब्लैक फंगस के साथ साथ अब कुछ राज्यों के अंदर व्हाइट फंगस को लेकर भी तस्वीर देखने को मिली है। बिहार में व्हाइट फंगस का पहला मामला सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित है और उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है तो उनकी मौत का जो आंकड़ा बाकी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है और उसे किसी तरह का स्टेरॉइड दिया गया है, उसके बाद उसमें ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस कोई नया वायरस नहीं है या कोई नया डिजीज नहीं है, ये इससे पहले भी था, ये बहुत पुराना डिजीज है, ये कहना भी स्वास्थ्य मंत्रालय का है। लेकिन साथ में तमाम राज्य सरकारों को सचेत करने के लिए निर्देश भी दिए हैं, अपील की है कि ब्लैक फंगस को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं देखनी जानी चाहिए। तो वहीं दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस का आतंक जारी है। वहां पर आज भी 20 से ज्यादा नए ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। लेकिन ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का जो कहर है वो कब रुकेगा और इसको लेकर क्या कदम वो राज्य सरकारें उठाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश की जनता को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक नुकसान भी प्रदेश को काफी झेलना पड़ रहा है। अब इस आर्थिक नुकसान को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने चिंता जताई है और चिंता जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। प्रियंका ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी के जरिए मध्य वर्ग के लोगों की समस्याओं के बारे में बताया। प्रियंका ने सीएम योगी से मध्य वर्ग को राहत देने की भी मांग की है। उन्होंने इसके लिए सरकार को 5 सुझाव भी दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बढ़ती महंगाई, निजी अस्पतालों द्वारा लूट, बिजली बिल, स्कूल फीस और व्यापार बंदी से हुए नुकसान से मध्यम वर्ग जूझ रहा है। कई लोगों को कर्ज लेने, एफडी तुड़वाने, भविष्य निधि का पैसा निकालने जैसे कदम उठाने पड़े हैं। मैंने योगी जी को पत्र लिखकर मध्य वर्ग को राहत देने का आग्रह किया है। महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा निजी क्षेत्र के अस्पतालों ने बड़ी भूमिका निभाई है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने उम्दा मिसाल पेश की है, लेकिन पूरे प्रदेश से निजी अस्पतालों द्वारा आम जनता से इलाज के लिए मोटी रकम वसूलने की शिकायतें भी आई हैं। इसको लेकर भी प्रियंका गांधी के द्वारा योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर कई सुझाव दिए गए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी प्रियंका गांधी ने चिंता जताई है और आम लोगों के लिए राहत किस तरीके से दी जाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें सुझाव दिए हैं। प्रदेश में स्कूल बंद, बिजली के बिल और बंदी की मार झेल रहे प्रदेश के व्यापारी और दुकानदार साथियों को राहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि एक खाका तैयार किया जाए जिसके जरिए उन्हें शुल्क और करों में थोड़ी राहत दी जाए। तो तमाम ये सुझाव कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिए हैं और आज ही खुद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं। तो कांग्रेस या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर तमाम सुझाव दे रहा है ताकि आम जनता को इस समय राहत पहुंचाई जा सके। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके सुझावों पर कितना ध्यान दे पाते हैं। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। अपने मिजाज के मुताबिक यरूशलेम एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। वजह वही, यानी ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा मरकज बन गया है जहां पर बार बार आगजनी और हिंसा की खबरें हमारे सामने आती रही। लेकिन इस बार जानकारों का दावा है कि अगर ये टकराहट नहीं रुकी तो यकीनन ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के ताकतवर मुल्कों से यही उम्मीद की जा रही है कि जितना जल्द हो सके इसराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध विराम कराया जाए, नहीं तो दुनिया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन हरपाल के साथ मैं जुबैर खान, एएनबी न्यूज के लिए। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों के संग मीटिंग की और इस मीटिंग में सभी राज्यों के डीएम मौजूद रहे और ऐसे में पश्चिम बंगाल का कोई भी डीएम उस वक्त मौजूद नहीं रहा। और इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
तो यहाँ ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के सीएम मौजूद थे। जब बतौर सीएम वहां पर थी तो हमने डीएम को वहां शामिल नहीं होने दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और हमने यहाँ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमको बोलने नहीं दिया गया। सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमको वैक्सीन की डिमांड रखनी थी लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा कहा गया था। हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें रेमडेसिविर दी ही नहीं गई। मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी मुंह छुपा रहे हैं और भाग रहे हैं इस मुद्दे से। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि जब कोरोना केस बढ़े तो बंगाल में केंद्रीय टीम भेज दी गई, लेकिन गंगा में शव मिले वहां क्यों टीम नहीं भेजी गई। देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन पीएम कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। तो यहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीटिंग की और ऐसे में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला और कई तरह के आरोप लगाए। अब देखना ही है कि कब तक ममता बनर्जी पीएम मोदी पर आरोप लगाती रहेंगी। उन्होंने साफ तौर पर इसी तरह ये कहा कि पीएम किसी की सुन ही नहीं रहे बल्कि अपनी ही अप्रोच रख रहे हैं। तो कैमरामैन करण मेहरे के साथ साधना बत्रा, ANV। आपने शादियों के पैकेज सुने होंगे, आपने होटलों के पैकेज सुने होंगे। क्या आपने कभी सुना है किसी मरे हुए इंसान के अंतिम संस्कार करने के लिए पैकेज? ऐसे ही मामले यूपी में कई जगह से सामने आ रहे हैं। शमशान माफिया काफी सक्रिय हो चुके हैं। इंदिरापुरम और करडेहा में शमशान घाटों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए 35,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। उसमें सबको घर से ले जाने की पूरी जिम्मेदारी और 4 लोग वहां पर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जो लोग 35,000 का बजट नहीं बना पाएंगे उनके लिए भी एक विशेष ऑफर है, 15,000 रुपए का पैकेज। उसमें सिर्फ आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वो भी नॉन AC। तो आप देख सकते हैं जहां पर एक जान बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही है, पहले मेडिकल सेवा, फिर बाद में एक मरीज की जान बचाने के लिए और बाद में उसके परिजनों से पैसे वसूले जा रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश से करहेड़ा और इंदिरापुरम से आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 35,000 के इस पैकेज में 4 लोग शामिल होंगे, जिसमें एम्बुलेंस का खर्चा, घर से सबको शमशान घाट तक ले जाने की जिम्मेदारी और उसके बाद सबको जलाने का काम इस पैकेज में शामिल है। जी हाँ, महामारी के इस दौर में मृतकों के परिजनों से फायदा उठाने का काम जोरों से चल रहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दिए जाने वाले पैकेज की बात करें तो एक पैकेज उन लोगों के लिए भी है जो 35,000 का बोझ नहीं उठा सकते। उनके लिए बगैर AC की एम्बुलेंस में सबको शमशान तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 15,000 देने होंगे। सबके लिए दाह संस्कार का इंतजाम खुद करना होगा। यूं तो मोक्ष स्थली हिडन शमशान पर कोविड के चलते मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से स्टाफ तैनात किया है। इसके बावजूद यह पैकेज वाला खेल जारी है। जहां पर लोग इस कोरोना महामारी से परेशान चल रहे हैं, कितने लोग ने जाने महामारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं और ऐसे में कुछ शमशान माफिया इतने सक्रिय हो चुके हैं कि एक मरे हुए इंसान से भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही निकलकर सामने आती है। जहां पर हर जगह अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन ने लोगों को पहले से उपस्थित किया हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ शमशान घाट ऐसे हैं जहां पर शमशान माफिया सक्रिय है और लोगों से एक भारी रकम वसूल रहे हैं। मैं कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। दिल्ली के अंदर कोरोना की कहीं ना कहीं मार चल रही है और कहीं ना कहीं इस मार से बचने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी, मगर अब कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के भी मामले सामने नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से ब्लैक फंगस के जो मरीज है उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिल रहा है और लगातार अस्पतालों के अंदर ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो लगातार भर्ती होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी सरगंगा राम के अंदर भी 40 से ज़्यादा के मरीज
आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से बात करें और अस्पतालों की, तो एम्स के अंदर भी 20 के करीब मरीज आ चुके हैं। मैक्स की बात करें तो मैक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं 20 के करीब मरीज आ चुके हैं। मगर मूलचंद के अंदर भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आज बैठक की, बैठक के अंदर बड़े अस्पतालों की बात करें, चाहे संजय राजीव गांधी अस्पताल हो या फिर LNJP अस्पताल हो या फिर और बड़े अस्पताल हो, उन सभी के डॉक्टरों के साथ आज बैठक की गई। बैठक के अंदर ये रणनीति बनाई गई कि दिल्ली के अंदर ब्लैक फंगस के मामलों के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करते नजर आएंगे, और क्योंकि इस कोशिश को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि ब्लैक फंगस से ही बचना है, कोरोना से ही बचना है, तो कहीं ना कहीं रणनीति धरातल पर ही बनानी होगी। मगर जिस तरीके से आज बैठक की गई, बैठक के अंदर तमाम बड़े डॉक्टर थे, शामिल थे, और तमाम स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सभी शामिल थे, और लगातार यही कोशिश की जा रही है कोरोना से तो निपटना है मगर ब्लैक फंगस का भी सामना करना होगा। मगर देखना है क्या इसके लिए दिल्ली सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि अभी से रणनीति बनाई जा रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, मगर कोशिश कितनी कारगर होगी ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज, दिल्ली। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था, तो वहीं मऊगंज के वार्ड क्रमांक 5 में चाट फुल्की का ठेला लगाने वाले ने ऐसी चोट पहुंचाई कि एक ही वार्ड के 11 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई। कोरोना संक्रमित जांच रिपोर्ट आने के बाद मऊगंज नगर में हड़कंप मच गया, क्योंकि चाट फुल्की का ठेले के पास एक ही वार्ड के लोग नहीं, कई वार्ड के लोग वहां पे चाट फुल्की खाने जाते थे, जिसको देखते हुए अब उन लोगों के मन में भी डर देखा जा रहा है और भय का माहौल निर्मित हो गया है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 5 के साथ साथ 6 में भी रेड जोन एरिया घोषित कर दिया गया है और वार्ड क्रमांक 5 को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि रीवा जिले में इन दिनों 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके मऊगंज के वार्ड क्रमांक 5 में चाट फुल्की का ठेला लगाने वाला खुलेआम चाट फुल्की बेचता था और इसके बाद 11 लोगों की एक साथ जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मऊगंज प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। वहीं जब इस बात की जानकारी रीवा कलेक्टर को हुई तो वह मऊगंज के वार्ड क्रमांक 6 और 5 में पहुंचे, जहां पर वह क्षेत्रीय विधायक के साथ वो भ्रमण किए, पैदल भ्रमण किए और वहां का जायजा लिए। इसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को सील करवा दिया और वहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद करवा दी गई है। वार्ड क्रमांक 5 में जो रास्ते लगते थे उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो वहीं आज सुबह से ही पुलिस अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं और सख्ती बरत रहे हैं। हालांकि रीवा जिले में 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता, किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जिसके बाद रीवा जिले का जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वह कम हो रहा था। लेकिन अचानक ऐसी खबर सामने आती है कि एक ही वार्ड से 11 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट संक्रमित आई है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि एसडीएम मऊगंज एसडीएम और सीएमओ की लापरवाही साफ तौर पर सामने पाई गई है। वहीं इसको देखते हुए अब लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मऊगंज नगर के 3, 4, 6, 8 और 10 सहित 15 वार्ड भी रेड जोन एरिया में घोषित हो चुके हैं और यहां पर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। हालांकि अगर लोगों की ऐसी ही सख्ती चलती रही जैसा कि आज देखने को पाया गया है तो कोरोना संक्रमण की चैन जरूर तोड़ी जा सकती है। लेकिन जो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है यह साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की या तो कहें मनमानी या मिली भगत, ये लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के बाद ना तो किसी के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है, ना तो कोई अपने घर से बाहर निकल रहा है। लेकिन मऊगंज प्रशासन की यह लापरवाही आम लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। धर्म नगरी अयोध्या में देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आज एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या के पचड़ा सुल्तानपुर का रहने वाला था युवक। बताया जाता है कि संपत्ति को लेकर उसके चाचा से विवाद हो रहा था, जो कि कोर्ट में मामला विचाराधीन था, लेकिन देवकाली पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो वायरल करते हुए पुलिस प्रशासन और देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस को दोषी बताते हुए आत्महत्या कर लिया, जिसको लेकर के आज अयोध्या SSP शैलेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि जिस तरीके से युवक द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके तहत जांच सौंप दी गई है। थानानगर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम अमित कुमार मौर्य था, उनकी ट्रेन के आगे कट जाने से आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया। संबंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। इसमें एक तथ्य और सामने आया है, जिसमें उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा अपनी मृत्यु का कारण जमीनी विवाद में अपने चाचा पर आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद था, जो कि नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन भी था, उसमें स्टे भी। साथ ही साथ दोनों विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध पाबंदी की बात भी बताई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये साक्ष्य सही पाया जाता है तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर कैसे कार्यवाही होनी चाहिए। एक तरफ लोगों को देश की कानून व्यवस्था पर काफी भरोसा होता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि एक युवक ने अपनी जिंदगी खो दी, कहीं न कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। जनपद बहराइच के थाना कयाकपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गई जब एक शादी की तैयारी कर रहे मामा समेत 3 लोगों की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई। खास बात तो ये है कि थाना कयाकपुर क्षेत्र में भांजी की शादी में टेंट में मामा के द्वारा इंतजाम कराया जा रहा था, जहां बिजली की चपेट में आने से मामा समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और शादी कोहराम में बदल गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुट गई। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्ला खान, ANB न्यूज बहराइच। मामला भिंड जिले के 15 मई का है, जब एक नाबालिग अपने घर से सामान लेने के लिए बाजार निकलती है, दुकान पर जाती है, तभी कुछ दरिंदे उसका पीछा करते हैं और ज़बरदस्ती बाइक पे बैठा के ले जाते हैं। और जब इसका जानकारी इसकी परिजनों को लगती है, तब परिजनों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है कि उनकी बच्ची गुम हो गई है। लेकिन तब तक समय काफ़ी बीत जाता है। 20 घंटे लगातार वो चारों दरिंदे उसका बारी बारी से रेप करते हैं। जब पुलिस की ओर से दबिश दी जाती है, परिवार की ओर से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे में वो घर के पीछे छोड़ के फेंक के चले जाते हैं। इसके बाद भिंड पुलिस के द्वारा
बच्ची को जांच के नाम पर शहर में घुमाया जाता है ताकि बच्ची, पुलिस का कहना है कि बच्ची उन आरोपियों की पहचान कर सके, सीसी फुटेज के द्वारा कैसे भी पहचान हो सके। वो तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं। कि महिला पुलिस कर्मी है उनके द्वारा भी आरोप लगाया कि परेशान किया जा रहा है और हंगामा भी किया है जिला अस्पताल में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेबुनियाद बात है। आप तो मौके पर खड़ी हैं अभी, तो आपने देखा होगा हंगामा चल रहा था काफी। हंगामा काफी चल रहा था, वो एक पीड़ित परिवार है तो हो सकता है, ठीक है, हर किसी की मेंटल स्थिति होती है कभी कभी ऐसे। क्या घटना क्या थी पूरी? घटना एक्चुअली उसने FIR रजिस्टर्ड करवाई है देहात थाने में 376 की, उसको लेकर पूछताछ हो रही थी, बस और कुछ। क्या आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम लोग, जैसे कुछ पता चलता है आपको अवगत कर। लेकिन वही परिजनों का आरोप है कि ये जांच के नाम पर लगातार बच्ची को गाड़ी में बिठा के घुमा रहे थे और उसी गाड़ी से रोको टोको अभियान भी चलाते हैं, जिससे करीब उनका आधा घंटा समय बर्बाद होता है। ऐसे में बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली जाती है और आखिरकार बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर परिजनों के द्वारा हंगामा होता है। आनन फानन में पुलिस के द्वारा बच्ची को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया जाता है, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत गंभीर थी, इलाज न कराते हुए जांच के नाम पर पुलिस उसे लेके घुमाती रही और साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाती रही। वहीं महिला सेल की DSP पूनम थापा का कहना है कि हम जांच के लिए नाबालिग जो पीड़िता है उसको शहर में घुमा रहे थे ताकि सीसी फुटेज व अन्य किसी जानकारी के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल परिजनों का आरोप ये भी है कि पुलिस अभी तक जो भी आरोपी हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। मुंबई कांग्रेस द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से यानी कि बैनर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने मुंबई के कई इलाकों में एक बैनर लगाया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। इसको लेकर लगातार मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल और वहीं कांदिवली पुलिस स्टेशन के हद में कई बैनर लगाए गए हैं। कोरोना काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं तो उनकी एक घटक पार्टी जो इस सरकार में है वो ऐसे बैनर लगाकर राजनीति करती है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना काल में कांग्रेस ने कहीं सेवा की है ऐसा तो दिखा नहीं है, लेकिन इस तरह के बैनर लगाकर मोदी जी का विरोध करते करते वो देश के भी खिलाफ हो चुकी है, देशद्रोही हो चुकी है। जो टूल किट का मामला आया, ऐसी टूल किट में ही ये बताया गया था कि मोदी जी का विरोध करना। घाटकोपर में आज बैनर लगे, उसके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेंट कर। इस बैनर को लेकर अब बीजेपी कहीं न कहीं आक्रामक हो गई है। बीजेपी उन बैनरों को निकालते हुए मुंबई के राजावाड़ी में लगे बैनर को लेकर पंतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। इस दौरान सांसद मनोज कोटक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे को भी निशाना लेते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में सहयोगी बनी लगातार कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस तरह का करती रही तो जाहिर तौर पर बीजेपी को सामने आना होगा और उनका विरोध करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। मथुरा जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। जिस तरह सरकारों के द्वारा जो आदेश किया गया है कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, वहीं सरकारों के द्वारा ये भी अपील किया जा रहा है कि वो अपना जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही हम लोग ये लगा रहे हैं। इसमें कोई भी प्री एट रैंडम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हीं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा कल हमारे यहाँ 130 के करीब लोगों के लगे थे और आज भी हमारे 100 के करीब पहुँच चुके हैं। लगभग यह कितने दिन तक चलेगी वैक्सीनेशन प्रक्रिया? चलेगा, संडे को छोड़ के पर डे अब ये चलेगा। अभी हमारा 6 दिन का प्रोग्राम सेट है, 17 से 22 तक का। इसके बाद 22 को फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे और ये कंटिन्यूस चलेगा। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीका लगवाने नहीं आते हैं उनको आगे
फिर शेड्यूल लेने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो ये अपना समय से जो शेड्यूल लिया है उस पर लगवा लें, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि फिर नेक्स्ट शेड्यूल में और लोग भी उसमें आएंगे तो उनको डेट ना मिल पाए, भीड़ ज़्यादा है 18+ के लोग। क्योंकि कोरोना महामारी में जो दूसरी लहर तेजी से चल रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब देश में तीसरी लहर भी आने की संभावना है। सरकार सभी इंतजाम पूर्ण करे हुए है, उसको देखते हुए सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट भी कर दिया है और वो लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो वैक्सीन का लगवाएं, जिससे कि आने वाले समय में कोरोना महामारी से बचा जा सके। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। महामारी में 100 मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें कि गंगा में एक लावारिस लाश तैर रही थी, तभी गांव वालों को देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गई। गांव वालों ने सूचना कराधाम कोतवाली को दी तो मौके पहुंचे इंस्पेक्टर ने किसी तरह 100 को बाहर निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। बता दें कि रोजाना 100 कोई किसी न किसी का तैरता रहता है। गाँव वालों में काफी डरे हुए हैं और बता रहे हैं कि कितनी भी लाश यहाँ पे रोज गुजरती हैं। लाश डालने का सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे कब अंकुश लग पाते हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लाश को दफनाया जाए या किसी तरह उसको अंतिम संस्कार किया जाए, मगर लोग उसको गंगा में डाल देते हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।